गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। 70 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए संजीवनी बैच के तहत हम लोग करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, उससे संबंधित एमसीक्यू को देख रहे हैं। उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग द पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जो भी ऑफिशियल वेबसाइट से जो महत्वपूर्ण करंट है उसको कवर कर रहे हैं, लगातार चीज़ों को कवर कर रहे हैं। और जो आज का सीरीज हम लोग जिस पर बात करने सेशन में हम लोग अक्टूबर माह के एमसीक्यू को देखेंगे, जिसमें हम लोग नो एक्सक्यूज ओनली टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। तो लगातार चीज़ों को कवर कर रहे हैं और भी एक महीने का जो नवंबर है उसको हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्जाम से संबंधित चीज़ों को कवर किया जा सके। इसके साथ साथ जीएस को लेकर हम लोग संजीवनी बैच के तहत ही रैपिड डिवीजन सीरीज आप लोगों को गूगल मीट के माध्यम से डेली आप लोगों को 8 PM में कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग सोर्स आपका रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा। इसी टैगलाइन के साथ चीज़ों को कवर किया जा रहा है। बहुत से बच्चों का रिस्पांस बेहतर है, तो आप लोग भी जो अभी तक नहीं जुड़े हैं इससे जुड़ सकते हैं। इसमें हम लोग डे 1 अर्थात 1 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया इसे है, जो आप लोग को दिसंबर आपको 10 तक चलेगा। तो इसमें हम लोग आप लोगों को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कवर किया जा चुका, आधुनिक भारत कवर हो गया है, भारत का संविधान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हम लोगों ने आज तक कवर कर दिया डे 5 तक। आज 5 दिसंबर है और 6 दिसंबर हम लोग कवर कर रहे हैं जीव विज्ञान को कवर किया जाएगा। 7 जो हमारा रहेगा विश्व भूगोल, उसके भारत का भूगोल हम लोग कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स हम लोग कवर करेंगे, फिर बिहार स्पेशल के साथ से समाप्त करते हुए उसके साथ हम लोग 11 जो दिसंबर रहेगा, 11 दिसंबर को हम लोग करेंट को लेकर वन शॉट में चीज़ों को कवर करेंगे। वन शॉट में चीज़ों को कवर करेंगे जिसमें हम लोग 8 AM और 8 PM में पूरे जनवरी से लेकर और आपको नवंबर तक आपको जो महत्वपूर्ण जो मिसलिनियस टाइप के प्रश्न होते हैं उसको कवर किया जाएगा करंट में, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो इसके इसके साथ भी बने रहिएगा। उसके लिए जल्द ही आप लोगों को सूचना दिया जाएगा कैसे कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है, ताकि आप लोग पहले से भी रिवीजन करके रहे। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या पूछा गया, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 से, तो इसे जरूर करके जाने की आवश्यकता है। इसे आप लोग स्टार श्रेणी में रखिएगा। नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित दिए गए कूट का मिलान करने बोल रहा है। तो इसमें जो कूट है उसमें गलत कूट कौन सा है इसका चयन करना आपको है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, इससे संबंधित प्रश्न है। तो ध्यान रखना है। और जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है डैरेन जो एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, क्या इनको दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकन को दिया गया है। क्या शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंद काओ को दिया गया। इसके संदर्भ को समझने से पहले कुछ चीज़ों को जरूर आप समझने का प्रयास कीजिए। जहाँ पर हम बात करते हैं आपको नोबेल पुरस्कार, तो ध्यान रखिए नोबेल पुरस्कार जो है आपको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार आपको विक्टर एम्ब्रोस को और गेरी रूबकुन को दिया गया। वहीं रसायन का भी नोबेल पुरस्कार आपको डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर को दिया गया। वहीं भौतिक का विज्ञान जो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेफरी ई हिंटन और जॉन ए हॉपफील्ड को दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेरान एस मोगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार को हान कांग को दिया गया। हान और कांग जो आपको है उनको दिया गया। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिगडाओ को दिया गया। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको कहीं ना कहीं से जरूर पूछेगा, वो साहित्य का या शांति का हो वहाँ से प्रश्न पूछे, अर्थशास्त्र का उसके बाद पूछा जाता है। तो आपको प्रश्न में यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा, तो इसे जरूर कवर करके जाइएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में, जबकि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते। तो ये फैक्ट थोड़ा सा कवर करके जाना। साथ ही साथ नोबेल पुरस्कार विजेता का चयन 4 समितियों के द्वारा किया है, जैसे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिक, रसायन और आर्थिक विज्ञान के लिए इसे इसके द्वारा किया जाता है। वहीं द नोबेल असेंबली ऑफ जो कोरेंस्का इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा चिकित्सा विज्ञान का, द स्वीडिश एकेडमी साहित्य के लिए और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी आपको शांति पुरस्कार के लिए आपको ये चयन करती है। वही पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। तो अभी यदि हम प्रश्न को देखें तो सबसे पहले आपका इसमें गलत कथन की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, वो आपको गलत है, क्योंकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, आपको हान
कांग को दिया गया है। तो आपको इसका ऑप्शन जहाँ मिल रहा है वो सही हो जाएगा 1 का 2। इसे याद रखें, 1 का बी याद रखना, 1 का बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न, देखिए प्रोजेक्ट उद्भव हाल के दिनों में चर्चा में रहा। तो यह प्रोजेक्ट उद्भव को अच्छे से करके जाना, रीजन है कि यह जो है आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो चर्चा में रहा है तो कारण देख लेते हैं सबसे पहले। पहला है कि महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित पोर्टल है। नासा के द्वारा चंद्र ग्रह पर भेजे जाने वाले पेलोड का नाम रखा गया। भारत का स्वदेशी एआई मॉडल है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए यह क्या है। आपको यह जो प्रोडक्ट उद्भव है 21 अक्टूबर 2023 को आरंभ किया है, जो आपको 21 अक्टूबर 2024 को इसका एक वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें ध्यान रखिएगा इसके लिए बहुत से आपको भारतीय सेनाओं के द्वारा इस सम्मेलन कराया गया, जिसके तहत आपको हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा भी आपको इससे संबंधित आपको प्रोजेक्ट उद्भव के तहत राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय आपको समाधान का केंद्र बनाया, सामरिक राष्ट्रीय महत्व के सम्मेलन आयोजित किए गए। तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है इसके संदर्भ में बातें आती है उभर कर। तो देखिए आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपनिवेशिक प्रथाओं और सशस्त्र बल पर एक समीक्षा पर एक प्रकाशन जारी किया, जिसमें औपनिवेशिक प्रथाओं को त्यागने का प्रस्ताव रखा। देखिए लगातार हम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारे जो रक्षा तंत्र है वो कहीं ना कहीं उससे अवनीत थी। तो हमारे शस्त्र जो हमारे जो सैन्य प्रथाएं हैं, जो हम लोग चाणक्य से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ के उसके समकालीन सैन्य प्रथाओं से प्राचीन ज्ञान को संश्लेषण करके इस प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया, जहाँ पर सेना वेदों, पुराणों, महाकाव्यों, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों से वर्णित प्राचीन युद्ध रणनीति और रणनीतियों की खोज करेगी। उसके साथ हम अपने अपने वर्तमान संदर्भ को जोड़ते हुए अपनी सेनाओं को क्या करेंगे, और भी मजबूत करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिए 21 अक्टूबर 2023 को यह योजना आरंभ किया गया था। तो ध्यान रखनी है कि यह जो प्रोजेक्ट उद्भव के तहत 21 मई 2024 को, याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में भारतीय सामरिक संस्कृति के ऐतिहासिक स्वरूप पर संगोष्ठी सह प्रदर्शनी आयोजित किया गया। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके वर्षगांठ पर आपको कौन से प्रोजेक्ट उद्भव के तहत संगोष्ठी आयोजित की गई। तो आपको याद रखना है सामरिक संस्कृति के तहत। अब इसके साथ रक्षा राज्य मंत्री कौन है, अजय भट्ट है, इनको भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री का नाम आ रहा है। तो इसके साथ साथ आपको राज्य मंत्री जरूर याद होना चाहिए। तो इसके प्रश्न के विकल्प को देखते हैं, तो यहाँ पर विकल्प कोई दिया नहीं गया है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसका सही उत्तर 2 का डी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि यह क्या है, उद्भव आपको जो प्रोजेक्ट उद्भव है भारतीय सेनाओं के उन्नयन से संबंधित योजना है। तो इसको अच्छे से करके जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में बोल रहा है, और यह चर्चा का विषय रहा है, इसे अच्छे से करके आप लोग जाइएगा एग्जाम में। जहां पर हम बात करें हाल ही में बिहार के किन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। पहला है तरारी और रामगढ़, इमामगांव और बेलागंज, और ऑप्शन 3 है जमुई। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, इसके उत्तर में ऑप्शन के आधार पर ही चयन कीजिए। जैसे तरारी रामगढ़ भी इसका सही उत्तर है, और इमामगंज और बेलागंज, इसका मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों है। जमुई में ऐसा कोई उपचुनाव आयोजित नहीं किया। अगर इसके संदर्भ को समझे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि यह सीट जो है बेलागंज और इमामगंज विधानसभा गया जिला के तहत आता है। वहीं रामगढ़ विधानसभा कैमूर जिला के तहत, तरारी विधानसभा भोजपुर जिला के तहत आता है। जहां पर मतदान हुए 13 नवंबर को, गिनती हुई 23 नवंबर को, और सीट विजेता जो हुआ उसमें तरारी में विशाल प्रशांत जो बीजेपी के थे, रामगढ़ अशोक कुमार सिंह बीजेपी के थे, बेलागंज मनोरमा देवी जदयू थी, और इमामगंज दीपा मांझी हम पार्टी के। अर्थात एनडीए की जो सरकार बनाई गई है बिहार में, वो पूर्णतः जीत दर्ज की इन सीटों पर। साथ ही साथ आपको याद रखिएगा झारखंड के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और महाराष्ट्र के। जहां पर बात हो रही है आपको झारखंड में जो आपको झारखंड में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसके सीएम के तौर पर आपको याद रखना हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन क्या होते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और ध्यान रखिएगा इसी तरह महाराष्ट्र में अभी चयन हो चुका है देवेश फडणवीस जी के द्वारा। आपको यहाँ पर आपको बनाया गया है सीएम, और उसके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाने की प्रक्रिया है। तो इसकी शपथ प्रक्रिया जल्दी आरंभ होगी, तो इससे संबंधित न्यूज भी बन सकते हैं।
इसे आप लोग जरूर कवर करके जाइएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है, जो सीट हुए हैं विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा, तो इनके संदर्भ में उपचुनाव के संबंधित चीज़ों को कवर करके जाइएगा, ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछे तो इसको जरूर कवर किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न के तौर पर क्या पूछा गया, वित्त पोष मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, को लॉन्च करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो यहाँ प्रश्न के तौर प्रथम है, तो ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे MLLM कह रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिए जापान, भारत, स्वीडन, फ्रांस। तो यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं, इसके लार्ज मॉडल है क्या, इसके उत्तर पर तब आएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मल्टी लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में, तो भारत जेन के तहत लॉन्च किया गया, जो भारतीय भाषाओं पे कुशल और समावेशी AI बनाने से केंद्रित है। अर्थात भाषाओं में AI तकनीक को कैसे हम उन्नत कर सकते हैं भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए, उसके भाषण के लिए, कंप्यूटर विजन के लिए। तो इसके लिए एक AI मॉडल भारत जेन लाया है, जो भारत विश्व का ऐसा करने वाला पहला देश बनता है जो सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल होगा। यहाँ पर ध्यान रखने का बाद, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि मेकिंग AI इंडिया और मेकिंग AI फॉर इंडिया लक्ष्य के अनुरूप इसे माना जा रहा है। वहीं इसके साथ ध्यान रखिएगा, IIT बॉम्बे, IIT IOE के जो फाउंडेशन के द्वारा आपको स्थापित किया है, जिसमें IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, मंडी, फिर आपको कानपुर, IIT कानपुर, हैदराबाद, इंदौर और IIT मद्रास जैसे अन्य शैक्षणिक संस्थानों का भागीदार रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें, भाषा और उससे संबंधित AI के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने आपको मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को विकसित किया, जो विश्व का पहला देश है। तो आपको सही उत्तर क्या होगा, 4 का आपको B सही उत्तर हो जाएगा। तो इसके अच्छे से कवर कीजिए। देखिए, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दीजिए, लगातार चीज़ों को बताया जा रहा है कि जब तक आप एक्टिव मोड में नहीं रहिएगा तब तक क्या होगा, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो आप जब तक उत्तर नहीं दीजिएगा तो चीज़ों को रियल टाइम पर महसूस ही नहीं कर पाएगा, इसका उत्तर कौन सा सही है कौन सा गलत है। जितना गलतियां अभी करना अभी करके ही जाइए एग्जाम हॉल में, नहीं तो एग्जाम हॉल में अगर गलती होता है तो आपके लिए खतरनाक होगा। तो इसे जरूर आप कवर कीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 4 टी हब्स क्या है कि स्थापना की है, कि घोषणा की, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोला। जैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत जो टी हब्स है या सिंथेटिक हब्स की स्थापना की घोषणा की। क्या यह कथन सही है या गलत है। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ध्यान रखिए, मंत्रालय ने 4 सिंथेटिक हब की स्थापना की घोषणा की। इसके कूट कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए, सही उत्तर क्या होगा, दोनों हमारे कथन सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 5 का सी। अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो कुछ चीज़ों को समझ से पहले समझिएगा कि यहाँ पर टी हब्स की बात हो रही है, तो यह राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत आपको स्थापित किया गया है सिमेटिक हब को। तो ध्यान रखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 4 सिंथेटिक हब की स्थापना की है, घोषणा की गई, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों 14 तकनीकी समूहों में शामिल है। अगर हम बात करें जो टी हब्स की स्थापना की गई है, तो क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी IIT बम्बई में, फिर क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस IIT दिल्ली में, क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास में, क्वांटम कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किए गए। तो आपको टी हब से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो क्या करना, इसे अच्छे से कवर करके जाने की आवश्यकता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को आते हैं, जो देखते हैं सबसे पहले, वर्ष 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको प्राप्त हुआ। देखिए, यह इस प्रकार के रामानुजन पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 के लिए आपको पुरस्कार दिए। इस पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ है, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि 2005 से आरंभ हुआ है। यह ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के आपको शस्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको उसके शस्त्र आयोजन में दिया जाता है। तो इससे संबंधित पहल जो पुरस्कार है किसको किनको दिया गया है, सुब्रत सहाय को, लॉर्ड हैरिसन को, अलेक्जेंडर डेन को, रॉबर्ट कोल्टन को। तो ध्यान रखना है, इसके संदर्भ में आपको क्या है, इसके बाद एलेक्जेंडर जो डन है उनको यह पुरस्कार आपको दिया गया है। तो 6 का क्या होगा, सी होगा सही उत्तर, इसे याद रखना है। क्लियर है। इसके संदर्भ में कुछ बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो रामानुजन शस्त्र पुरस्कार अमेरिका के जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अलेक्जेंडर डन को दिया गया। वहीं यह क्या करते हैं, मॉडिकल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल वेस्ट फॉर्म में जो मेटापेलिटिक्स फॉर्म है और अन्य अभाज्य संख्याओं को पूर्णांक विभाजन के अध्ययन के लिए इनको पुरस्कार दिया गया।
अगर हम बात करें इसके बारे में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 2005 में तमिलनाडु के आधुनिक विश्वविद्यालय के द्वारा की है, जिसे शस्त्र विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इनमें $10,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है, और 32 या उससे कम उम्र के गणितज्ञों की असाधारण आपको योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह गृहनगर जो है कुंभकोणम में, जो शस्त्र विश्वविद्यालय उनमें आपको आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया जाता है, जो रामानुजन का गृह जिला है। तो गृहनगर जो है कुंभकोणम। तो याद रखिएगा, ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता है। अगर हम 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं तो क्या है कि कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन है के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन से देश है। और कोलंबस सुरक्षा को अच्छे से करके जाइएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न शायद बन सकते हैं, तो इसे जरूर करिएगा। जिसमें ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, मालदीव, सेशल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेशल्स के बारे में। सेशल्स इसमें क्या था, आपको पर्यवेक्षक देश के तौर पर शामिल किया गया था। कौन था? पर्यवेक्षक देश था, पर्यवेक्षक देश। तो आपको इसका 4 ऑप्शन नहीं होगा, तो 4 ऑप्शन जिसमें है वो गलत हो जाता है। इसका मतलब सी आपको सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि भारत, श्रीलंका, मालदीव तो इसमें शामिल है पहले से कोलंबो घोषणा में। तो आपको याद रखना है 7 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, याद रखना है। जिसमें हम बात करते हैं कि कोलंबो घोषणा पत्र क्या है। यहाँ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत। इसके तो एक क्षेत्रीय आपको सुरक्षा समूह के तौर पर जानते हैं। जैसे हम लोग नाटो का नाम लेते हैं ना, वैसे ही आपको कोलंबो घोषणा के तहत जो है एक सुरक्षा समूह, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच त्रिपक्षीय जो हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा सहयोग के तौर पर आपको अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, यह समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए श्रीलंका की एक पहल मानी गई, जहाँ पर यह क्या करता है, भारतीय जो आपको क्षेत्र है, जहाँ पर श्रीलंका है, आपको उसके बाद मालदीव है, तो यह जो इस क्षेत्र में जो सुरक्षा स्थापित करना है, उसके लिए सुरक्षा तंत्र देता है। सुरक्षा केंद्र जैसे नाटो हम मानते हैं, नाटो के संदर्भ में सुरक्षा, हालांकि युद्ध के संदर्भ में यह बातें नहीं होती है, पर हम सुरक्षा जरूर देंगे। जो वर्ष 2022 में मॉरिशस, जबकि बांग्लादेश वर्ष 2024 में सम्मेलन शामिल होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, शुरुआती दौरों में 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव स्टार्ट करता है। उसके 2022 में मॉरिशस आप हिंद महासागर में इधर देखते हो, वो शामिल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मॉरिशस सबसे नीचे, और उसके बाद बांग्लादेश आपको याद रखना है, बांग्लादेश। तो ये क्या होता है कि मॉरिशस और बांग्लादेश इस सम्मेलन में शामिल हो जाते हैं, जो क्या करता है, हिंद महासागर में सुरक्षा के संदर्भ में काम करता है। उसके बाद कोलंबस जो इसका पर्यवेक्षक देश राज्य कौन है? सेशल्स है। इसे भी याद रखिए, जो आपको मॉरिशस के बगल में है। अब यहाँ पे याद रखना है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उप राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा स्तर की बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई है। तो ये सब फैक्ट याद करके जाना है कि आपको राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षाओं का बैठक कब हुआ, 10 जुलाई 2024 को। कहाँ हुआ? मॉरिशस में हुआ। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन क्या है? जो उस कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में इस बार पर्यवेक्षक राष्ट्र कौन है? तो सेशल्स है। तो ये सब फैक्ट को कवर करके जाना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 8वें नंबर प्रश्न पर। देखिए, यह प्रश्न आपको अच्छे से कवर करना। पीएमई ड्राइव, देखिए पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव जो रेगुलेशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट है योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना को 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। तो दोनों कथन हमारे क्या है? सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 8 का डी हो जाएगा। ये इसको कवर करके जाइएगा। रीजन उसके पीछे देखिए, इस प्रकार के डाटा फैक्ट से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर महत्वपूर्ण योजना है जैसे पीई ड्राइव योजना, इससे संबंधित डाटा फैक्ट को भी कवर करना क्यों जरूरी है। देखिए, इसके संदर्भ को समझिए। सबसे पहले कि जब केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव के तहत आपको पीएनई ड्राइव योजना का शुभारंभ करता है, जिसमें 11 सितंबर 2024 से केंद्रीय मंत्री में मंजूरी दी जाती है, और योजना को लागू कब तक किया जाए? 24 से 26 तक। तो यह ध्यान रखिएगा, यह योजना सरकार द्वारा भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के तेजी से अपनाने के लिए प्रारंभ की गई फेम इंडिया को प्रतिस्थापित करेगा। यह योजना मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर है
और थ्री व्हीलर आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्री व्हीलर पर लागू होगी, जो वाणिज्यिक उद्योगों के लिए पंजीकृत है। वाणिज्यिक उद्योग के लिए आपको पंजीकृत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत किया जाएगा, उन आपको उन वाहनों पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्यिक उद्योगों के अतिरिक्त निजी और कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत ये जो ई टू व्हीलर है इस योजना के तहत पात्र होंगे। वही इस योजना के तहत 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद के लिए परिवहन उपकरणों द्वारा ई बसों की योजनाओं भी इस योजना के तहत शुरू किया, जहां पर लगभग 43,091 करोड़ रुपया आपको निर्धारित किया गया। तो इन 9 शहरों में जहां 40 लाख से अधिक आबादी है वहां PMPE ड्राइव योजना को भी क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इन सारे फैक्ट को कवर कीजिएगा। इसका देखिए जलवायु परिवर्तन के जितने भी मुद्दे चर्चा में है ना उसको कवर कीजिएगा, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों लाने का मुख्य उद्देश्य की जलवायु जो प्रदूषण हो रहा है अर्थात प्रदूषण का लेवल जो बढ़ रहा है जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है उनको क्या करना है, कम करना है, इससे संबंधित चीज़ों को लागू करना है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 9वें प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है। महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा का विषय इजराइल है। तो यहाँ समझिएगा इससे संबंधित कुछ भी न्यूज आता है तो आपको देख के जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए फिजी है, उत्तर कोरिया, मिस्र है, निकारागुआ है। देखिए इजराइल के साथ हाल ही में राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा निकारागुआ के द्वारा किया गया। अब यह ध्यान रहे कि निकारागुआ ने ऐसा क्यों किया। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर कुछ ऐसी इजराइल सरकार ने राजनीतिक संबंध तोड़ दी जिसका कारण यह बताया जा रहा है ना कि यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है, जहाँ पर आपको इजराइल का कोई भी निवासी राजदूत नहीं है अर्थात आपको निकारागुआ में। तो इस तरीके से जो द्विपक्षीय संबंध है ना, द्विपक्षीय संबंध वो दोनों देशों के बीच अभी नगण्य है। नगण्य है तो नगण्य है तो आप किसी देश में अगर एम्बेसडर रख रहे हैं अपने वासाए आपको एम्बेसडर ऑफिस रख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ऑफिस में खर्च होते हैं और यह वहन आपको कौन करता है, सरकार, वहाँ की सरकार नहीं होकर इस देश की सरकार करेगी। तो ये सब जो होता है अतिरिक्त दबाव होगा जिसके कारण इजराइल के साथ संबंध जो वर्तमान में राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला लिया निकारागुआ। तो ध्यान रखिए 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर इसके संदर्भ में अन्य तथ्यों को देखें तो समझिएगा निकारागुआ है कहाँ पर। देखिए निकारागुआ क्या है, उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका का सबसे आपको दक्षिणी छोर जो है आपको पनामा के ऊपर निकारागुआ है, जहां होंडुरस के साथ ये साझा करते अपनी सीमा। अगर इसके पूर्वी और देखें तो कैस्पियन सी और पश्चिमी और पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है। तो यह आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अब ध्यान रखिएगा निकारागुआ के उपराष्ट्रपति रोसियो मुर्लो, ध्यान रखिएगा कि मध्य अक्टूबर 2024 इस कदम की घोषणा की और ये घोषणा काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक माना गया, क्योंकि निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में आपको इजराइल का कोई निवासी राजदूत नहीं है, तो जिसके कारण संबंध द्विपक्षीय संबंध भी स्थापित नहीं हो रहे थे। इसके कारण राजनीतिक संबंध तोड़ने का फैसला किया गया। वहीं ध्यान रखिए हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी मई में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़े। वहीं ब्राजील के नेता लुइस एनसियो लुडुलवा सिल्वा के द्वारा ध्यान रखिएगा मई में इजराइल के ब्राजील राजदूत को वापस बुला लिया। तो इजराइल से संबंधित अभी बहुत सी न्यूज़ आपको कवर करके जाने की आवश्यकता। अगर हम बात करें हाल ही में इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंधों में बात करें, हम भारत के संबंधों को भी देख के जाने की आवश्यकता है, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे को देख के जाना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए ध्यान रखिए इजराइल क्या है, इजराइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। अगर हम बात करें इसके दक्षिणतम में भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर देख रहे हैं, भूमध्य सागर है दक्षिण पूर्व में और यह पूर्वी छोर में स्थित है। इसके अलावा लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। अगर हम बात करें इसके जॉर्डन देख रहे हैं, इसके यहाँ पर है, सीरिया आपको है, उसके इजिप्ट मिस्र है। तो आपको यहाँ से इसके लोकेशन बेस्ड चीज़ों को कवर करके जाना है। इसके राष्ट्रपति कौन है, इसाक हर्जोग, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। ये सब फैक्ट याद करके जाना है। देखिए इसके साथ साथ आपको रेड सी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रेड सी किस देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पर्सियन गल्फ जो है किस देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब गल्फ और अदन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका की चर्चा मिलती है। ये सब सारे फैक्ट कवर करके जाना है। देखिए यहाँ से प्रश्न ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, मैप में पूछेगा, तो इन सब सारे लोकेटेड एरिया से चीज़ों को कवर करके जाइए, क्योंकि चर्चा का विषय वहीं हम ब्लैक सी के बारे में पूछते हैं। ब्लैक सी से संबंधित कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं, चाहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका इसका उत्तर जरूर दें
ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर लिए। आपको कैस्पियन सी है, आपको इसके साथ कौन कौन से देशों का सीमा साझा करता है, ये सब सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, PYQ में भी आप लोग इसको देखते होंगे। तो अच्छा हो इस इन सारी चीज़ों को रिवीजन करके जाइएगा। इसके साथ साथ याद है, भारत एशिया के इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी है। वहीं 2022-23 में दौरान इजराइल भारत का 32वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो दोनों के जो व्यापारिक आदान प्रदान उसे कवर करने की आवश्यकता। भारत एशिया में इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि इजराइल भारत का 32वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो इस तरीके से चीज़ों को कवर कीजिएगा 22-23 के आंकड़े के आधार पर। अगर हम बात करें 10वें नंबर प्रश्न पर, 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित जो खेल है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 38वां राष्ट्रीय खेल से संबंधित निम्नलिखित कथन, जो गलत कथन उसका चयन करना, जिसका इसका आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक 2025 तक किया जाएगा। वहीं 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड के द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड में होने वाले 38वें खेलों में विंटर गेम्स को भी शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, तो इसका आयोजन 28 से 14 फरवरी 2025 को आयोजित की जाए, तो बिल्कुल यह कथन सही है। वही इसका मेजबानी उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा की जा रही है, ये भी कथन सही है। और इस बार विंटर्स गेम आपको यहाँ आयोजित किया, जो पहले जम्मू कश्मीर में आयोजित होते थे या लद्दाख में, इसके भू क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। तो इसके सभी कथन क्या है, सही है, उपरोक्त सभी कथन हमारे सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 10 का डी होगा, इसे ये कवर करके जाना है। अगर हम बात करें 38वें गेम्स के बारे में, 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स के बारे में, तो सबसे पहले तो याद रखना है इसका आपको जो सुंबकर किसे बनाया गया, तो मोनाल, जिसे मौली भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको आपको बनाया गया इसका उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो मोनाल, उससे बनाया गया है सुंबकर। अगर हम बात करें इसके आयोजन कब होगा, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। वहीं आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में आयोजित होगा। विंटर्स गेम्स आपको आयोजित किए जाएंगे यहीं उत्तराखंड में। अगर बात करें हैं 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 में आपको 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए गए थे। ये सब फैक्ट याद रखना है, क्लियर करके जाना है। और विंटर्स गेम कहाँ होंगे, जो 38वां राष्ट्रीय खेलों का, तो चमोली जिले के ओली में आयोजित किया जाएगा। ये सब सारे फैक्ट को कवर करने की आवश्यकता है। 11वें नंबर प्रश्न को देखें तो ध्यान में यह रखना है कि 11वें नंबर प्रश्न में केंद्र केंद्र ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। क्या ये कथन सही है, तो बिल्कुल ये कथन हमारे सही है। वहीं दूसरे कथन में देखते हैं, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण NTCA ने अपनी 15वीं बैठक के दौरान कैमूर वन जीव अभयारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो क्या ये कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा, बैठक मंजूरी दी है, तो यह ध्यान रखिएगा क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आपको डी हो जाएगा सही उत्तर, उपरोक्त में से सभी। अगर हम बात करें इसके साथ ही साथ कि बिहार का पश्चिमी जो चंपारण जिले का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यह बिहार का पहला बाघ अभयारण्य है। वहीं हम नवीनतम बाघ टाइगर रिजर्व की बात करें तो 97वां कौन है, माधव टाइगर रिजर्व पार्क, जिसे हाल ही में आपको क्या दिया गया, मंजूरी दिया गया। 56वां टाइगर रिजर्व कौन है, गुरु घासी तमोर पिंगला आपको टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में। वही 95वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में, जो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। वही 54 जो आपको टाइगर रिजर्व कौन है, वीरांगना दुर्गावती TR, जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, वो 7वां मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। ये सारे फैक्ट कवर करके जाने हैं। इसके साथ साथ आपको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो NTCA क्या होता है, तो यह ध्यान रखिए, बाघों के संरक्षण के लिए गठित एक वैधानिक निकाय है, जो आपको वन संरक्षण अधिनियम 1972 तहत क्या होता है, अधिनियमित होता है। यह पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत अधीन होता है। इसकी स्थापना 2006 में की गई। अब याद रखिए, इसमें भूपेंद्र यादव जो वर्तमान में आपको माननीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, तथा NTA के भी आपको NTCA के अध्यक्ष होंगे। तो यह आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। नोट के तौर पर याद रखिएगा, प्राधिकरण में पर्यावरण और वन मंत्रालय प्रभारी मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो आपको वन पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्या होते हैं, अध्यक्ष मंत्री होते हैं। वहीं राज्य मंत्री इसके क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। और 3 संसद सदस्य होते हैं, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव और अन्य सदस्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगर इसकी संरचना की हम बात करें, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। इससे संबंधित फैक्ट को कवर करना है। तो चलिए, इससे संबंधित चीज़ों को कवर कर लीजिए। खासकर आपको जो 57 जो
टाइगर रिजर्व घोषित हुआ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25-27 के कार्यकाल के लिए आपको 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों का चुनाव किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आपको जो 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 18 नए सदस्यों का चयन किया है। तो उसमें दिए गए जो कथन यहाँ पर दिया हुआ उसमें कौन ऐसा देश है जिसमें शामिल है? तो मार्शल द्वीप है, मैक्सिको है, इथोपिया है, वो गाम्बिया है, बेनिन है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इन सारे देशों को तो इस सूची के 18 देशों की सूची में शामिल किया गया है, जो आपको पहले से भी इसमें पहले से कार्यरत है। अब बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर 12 का। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल के लिए चुने गए जो सदस्य हैं उसमें बेनिन है, बोल्विया है, कोलंबिया, साइप्रस, चेकिया गणराज, चेकिया गणराज्य, कांगो गणराज्य है, फिर उसके बाद इथोपिया, गाम्बिया, आपको आइसलैंड, केनिया, मार्शल द्वीप, मेक्सिको, उत्तरी मैसेडोनिया, कतर, कोरिया गणराज्य, स्पेन, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड है, जो आपको चुने गए हैं 18 सदस्य। अगर हम बात करें उन सदस्यों जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए पूरे किए, जिसमें अर्जेंटीना, कैमरून, इरिट्रिया, भारत और सोमालिया शामिल में, पहले से भी भारत इसमें शामिल है। इन सारे फैक्ट को कवर करके जाना है। अगर हम बात करें इसके 18 नए सदस्यों का तो 25 से 27 के कार्यावधि के लिए चुना गया है, जो आपको संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यूएन जनरल असेंबली के द्वारा चुना गया है। 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद होता है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 के परिषद के गठन किया गया, जो महासभा के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम बात करें निर्वाचित सदस्यों क्षेत्रीय वितरण के बारे में तो अफ्रीका से 13 सदस्य 13 सीट होंगे, एशिया प्रशांत से 13 सीट होंगे, पूर्वी यूरोप से 6 सीट होंगे, वहीं लैटिन अमेरिकी कैरिबियन से देश से 8 सीट होंगे और पश्चिमी यूरोप या अन्य देशों राज्यों से 7 सीट होंगे। कुल आपको 47 सीट आवंटित किए गए हैं क्षेत्रीय वितरण के आधार पर। सबसे ज़्यादा उसमें अफ्रीकी और एशिया प्रशांत से 13-13 सीट आपको आते हैं। अगर बात करें, यह मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय के तौर पर काम करता है। ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाने की आवश्यकता। अगर प्रश्न पूछे मानवाधिकार परिषद क्या है तो आप इसे दे पाए, नए सदस्यों का चयन कौन कौन हुआ है तो ये भी याद करके जाए, और दूसरा कार्यकाल किनका है तो ये भी याद करके जाना। भारत इसमें प्रमुख रूप से नाम याद करके जाना है कि उनका दूसरा कार्यकाल आरंभ हुआ है। तो इन सारे फैक्ट को रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं। देखिए हाल ही में जातिगत सर्वे चर्चा का विषय था, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने जातिगत सर्वे अपने अपने राज्य में करवाया है? बिहार तेलंगाना है, बिहार आंध्र प्रदेश है, बिहार हिमाचल प्रदेश, बिहार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। हाल ही में कराया गया। तो इसमें दिया गया केवल एक कूट सही है, केवल 2 कूट सही है, केवल 3 कूट सही है, सभी कूट सही है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर हम बात करें, अगर जातिगत सर्वे की बात करें या सर्वेक्षण की हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना है कि बिहार क्या है? बिहार फर्स्ट राज्य है। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश याद रखना, आंध्र प्रदेश सेकेंड राज्य है, और तेलंगाना तेलंगाना आपको क्या है? थर्ड राज्य है। तो ये अभी तक 3 राज्यों ने क्या हुआ है कि अपने राज्यों में जातिगत सर्वे करवाया है। अब सभी राज्यों ने अपने अपने आधार पर सर्वे कराया है। तो दिए गए ऑप्शन में ध्यान रखिए कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? बिहार और तेलंगाना, बिहार आंध्र प्रदेश, अर्थात 3 राज्य यहाँ का चर्चा है। तो अर्थात 3 और जो है हमारा है यह 3 जो है 3 और 4 गलत है। तो इसका मतलब 2 कूट हमारे सही हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 13 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। ये कवर करिएगा। अगर हम इसके संदर्भ को देखें तो ध्यान रखिएगा, 3 राज्यों की बात करें तो तेलंगाना सरकार ने हाल में सबसे नवीनतम कराया, जो अपने व्यापक गृहस्थी जाति के लिए ध्यान रखिए सर्वेक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने अपने उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य समान वितरण के लिए बात कर रहा था। अब इसके बाद 2 टर्मोलॉजी याद रखें, जनगणना और जातिगत सर्वेक्षण के मौलिक संदर्भ को समझे तो जनगणना समग्र प्रक्रिया है जिसमें देश के सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्रित, संग्रहित और विश्लेषित वितरित किया जाता है। वहीं जाति सर्वे अधिक सटीक रूप से सामाजिक और आर्थिक जाति सर्वे करता है, अर्थात सामाजिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करता है। तो दोनों में मूल अंतर आपको समझने की आवश्यकता है। भारत में पहली बार स्वतंत्र भारत में बात करें 2011 में की गए थे जातिगत सर्वे। हालांकि उसके रिपोर्ट परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए, पर जब तक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं उसे माना नहीं जाएगा कि जातिगत सर्वे किया गया है।
सभी जातियों के लिए अंतिम प्रकाशित डेटा कौन है? 1931 का जनगणना है, जो आपको अंग्रेजी काल में कराए गए थे। तो इस फैक्ट याद करके जाना है। अगर बिहार में जातिगत सर्वे की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में कराई गई जातिगत आधारित गणना आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें अब विभिन्न वर्गों का समूह वर्गीकरण किया गया है। अगर हम बात करें बिहार विधानमंडल द्वारा 18 अक्टूबर 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना जो सर्वे आपको कराया गया है, जो प्रस्ताव पारित किया। प्रथम चरण दो चरण में यह आयोजित हुआ। तो प्रथम चरण में क्या किया गया? मकानों के नंबरीकरण किया गया। उसका आपको क्या किया? आपको उसका आंकड़े इकट्ठे किए गए, जिसमें आपको 7 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक यह कार्य किया गया। वहीं दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई 2023 तक राज्य के सभी व्यक्तियों का सर्वे हुआ। तो ये सब सारे फैक्ट कवर करके जाना है। नेक्स्ट प्रश्न के तौर पर देखिए तो ध्यान रखना है, अगर हम 14वें नंबर प्रश्न पर आ रहे हैं तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम, देखिए जो कॉन्सेप्ट है एडिटिंग चर्चा में था, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिण अफ्रीका हेरिटेबल ह्यूमन जो जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल यह कथन सही है। तो इस तकनीक के बदलाव के द्वारा डीएनए के बदलाव में भविष्य की पीढ़ियों को विरासत में मिलते हैं। क्या ये कथन सही है हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के संदर्भ में? तो यह भी हमारे कथन सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रश्न में गलत कथन कौन है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि दोनों कथन हमारे सही हैं। तो गलत कथन कौन है? ना तो एक ना तो दो। तो इस फैक्ट को कवर करना। अगर हम बात करें इसके बारे में हेरिटेबल जीनोम आपको ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के बारे में, तो अनुमति देने वाला पहला देश बनता है जब अब तक देश में जो तकनीकी तौर पर क्या होगा, आनुवांशिक रूप से आपको संशोधित संतान उत्पन्न की जा सकती है। अब ध्यान रखिए इसमें क्या है, इस तकनीकी के तहत डीएनए में बदलाव भविष्य में पीढ़ियों को क्या करें, विरासत में मिलते हैं। तो हम एडिटिंग कर पाएंगे जीनोम में, डीएनए में। तो यह ध्यान रखिएगा, जो जीनोम एडिटिंग है आपको जर्म लाइन कोशिकाओं जैसे शुक्राणु, अंडाणु या भ्रूण में परिवर्तन लाती है। अर्थात इन कोशिकाओं में की गई जाने जीन एडिटिंग न केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करती है बल्कि उन संतानों को भी प्रभावित करती है जिससे उस व्यक्ति को उत्पन्न होती है। तो ये सब सारे फैक्ट को कवर करना। अगर हम बात करें इसे जिंक फिगर न्यूरो एनालिसिस के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन आपको एक्टिवेटर लाइक इम्पैक्टर जो इफेक्टर है उसको इसके द्वारा, या मेगा न्यूक्लियर एसिस है उसके द्वारा हम उपकरणों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह एडिटिंग का माध्यम है, तकनीक है जिसके तहत हम एडिटिंग करते हैं। अब ध्यान रखिए नोट के तौर पर जो सिमेटिक सेल है एडिटिंग केवल शरीर के कोशिकाओं जैसे त्वचा, रक्त, मांसपेशी आदि में परिवर्तन करती है, पर इसके साथ साथ यह केवल उस व्यक्ति को प्रभावित करती है जिस कारण यह प्रक्रिया में की जाती है। पर जीनोम जो एडिटिंग करेंगे हम, ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, उसमें ध्यान रखिएगा उस व्यक्ति को तो प्रभावित होगा ही, उसके संतान जिसके साथ उत्पन्न संतान हो उसको भी प्रभावित करेगा। इसके साथ एक चिंता का विषय भी है जो आपसे पूछा जा सकता है, चिंता का कारण है। तो आप इसको ध्यान में करके जाएंगे कि चिंता इसके कारण है। अगर समान हम सिमेटिक सेल एडिटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, वही व्यक्ति प्रभावित हो जिसमें यह प्रॉब्लम्स होगा। आने वाले जनरेशन में यह प्रभावित नहीं होता है। ये थोड़ा सा अंतर देख के जाने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए द्वीप चर्चा में था, हाल ही में द्वीप था जिसका नाम टाइटन द्वीप था, जो हाल के समाचार पत्रों में था। तो इसके संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है, जैसे जो ट्राइटन द्वीप है हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस पैरासेल द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है? हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर। देखिए पैरासेल द्वीप समूह है जो आपको कहाँ पर है, दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। तो इसका सही उत्तर बहुत इजी हो जाएगा कि दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। इसके तहत हम बात करें तो आपको द्वीप समूह की बात करें तो ध्यान रखिएगा पैरासेल द्वीप के तहत आपको कौन कौन से द्वीप हैं, तो ऊडी है, ऊडी द्वीप है आपको याद रखना है। उसके बाद ऊडी के बाद आपको रॉकी याद रखना है, रॉकी द्वीप, रॉकी द्वीप। उसके बाद ट्राइटन, ट्राइटन द्वीप, और लास्ट में आपको लिंकन, लिंकन द्वीप, और एक लास्ट याद रखना है ट्री, ट्री द्वीप। इस समूह के साथ मिलकर एक पैरासिल द्वीप बनता है जो आपको दक्षिणी चीन सागर में स्थित है।
अगर इसके अन्य तथ्यों को जांच करें तो ध्यान रखिएगा यह द्वीप क्यों चर्चा का विषय था। तो सबसे पहले फैक्ट के तौर पर जानिएगा, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में चीन के द्वारा हाल ही में सैन्य निर्माण किया गया, जो आपको सैटेलाइट से देखेगा, जिसके कारण विवाद का कारण बना था यह। तो यह जो द्वीप है पेरासेल, दक्षिणी चीन सागर में स्थित अवस्थित रखता है, जो चीन में जिनसा द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट याद है, चीन में इसका नाम क्या है, जिनसा। तो ये सब आपको प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। जो ताइवान और वियतनाम भी इस पर दावा करता है, चीन भी दावा करता है, ताइवान भी, वियतनाम भी। तो यह त्रिगुटीय दावों का एक क्षेत्र है, यह भी याद रखना है। अगर बात करें तो वर्ष 1974 में, ध्यान रखिए, नौसैनिक संघर्ष के बाद चीन ने दक्षिण वियतनाम से पेरासेल अपने अधिकार में ले लिया। तो यह फैक्ट 1974 तक आपको क्या होता है, वियतनाम के अधिकार क्षेत्र में बताया जाता था, जो 74 के बाद यह चीन में आ गया। ये सब फैक्ट कवर करना। अगर हम पेरासिल द्वीप समूह की बात करें तो इसमें वुडी द्वीप, रॉकी, टाइसन, आपको लिंकन और ट्री द्वीप समूह के साथ यह मिला हुआ एक साझा समूह है। अगर बात करें यह विवाद चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर का कारण मानता है, जहाँ पर हम प्राकृतिक गैस, तेल और मछली जैसे आपको संसाधनों का समृद्धता है। अब यह दक्षिणी सागर रणनीतिक स्थिति को बताता है। ये सब सारे फैक्ट को कवर करना। अगर हम मैप में इसको देखें तो आपको मैप में दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर पेरासोल आइलैंड, यहीं पर आपको यह द्वीप समूह है, जो आपको पांचों द्वीप समूह का नाम हम बात किए, इसको संदर्भ को समझिए। ये दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। आपको यहाँ पर 9 डैश लाइन की भी चर्चा मैं पहले भी करता था। तो ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाना, जो आपको दक्षिणी चीन सागर के तहत आपको जो ये क्षेत्र है, जिसमें वियतनाम, और आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा, वियतनाम और ताइवान के द्वारा इसका विरोध करता जा रहा है, कि आपको अधिकार क्षेत्र में बताया जा रहा है। तो ये सब सारे फैक्ट को कवर करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ को हम बात करेंगे, ताइवान के बारे में और चीन के बारे में, वियतनाम के बारे में। इस क्षेत्र में तीनों के अधिकार आपको बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ याद रखना, 9 डैश लाइन किन देशों के साथ साझा करता है, ये सब फैक्ट को कवर करना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करते हैं 16वें नंबर प्रश्न पर। कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है? बहुत इजी प्रश्न है, पर आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न, क्योंकि बहुत ही लंबा इतिहास, जब आपको लगभग 142 वर्षों का इतिहास बंद हो रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको यूनाइटेड किंगडम में ऐसे क्या व्यवस्था की जा रही है, जो आपको 142 वर्षों के बाद अपने इतिहास को पन्नों में से दर्ज कराएगा। जहाँ पर ये से 2012 के बाद ऐसी रणनीति बनाई गई, वर्ष 2012 के बाद, कि भारत, यूनाइटेड किंगडम अब कोयला आधारित जो विद्युत उत्पादन होगा उसे 40% हिस्सेदारी हुआ करती उसे समाप्त करेगा। तो इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि पहला कोयला संयंत्र कब स्थापित किया गया विश्व में, आपको 1882 में, जो आपको यूके में ही था। तो इसे याद फैक्ट करके जाना है, जो आपको पहला कोयला संयंत्र लंदन में आपको स्थापित किया गया था, लंदन में। अगर भारत में हम बात करें तो भारत में कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद, याद रखना, हैदराबाद, हैदराबाद में जो हुसैन सागर ताप विद्युत संयंत्र है ना, वहाँ स्थापित किया है। सब सारे फैक्ट को कवर करना है। अगर हम इसके अन्य तथ्यों को देखें तो सबसे पहले याद रखना है कि वर्ष 142 वर्षों के बाद ऐसा किया गया, जहाँ पर कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को बंद किया रहेगा यूनाइटेड किंगडम, और कोयले के विद्युत उत्पादन अब बंद हो जाएगा। ये सब फैक्ट याद रखना है। अब पहला कोयला संयंत्र आपको 1882 लंदन में आयोजित किया। भारत अपना पहला ताप विद्युत आपको संयंत्र हुसैन सागर ताप विद्युत स्टेशन हैदराबाद में 1920 में आयोजित किया गया। इस फैक्ट को कवर करना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 17वें नंबर प्रश्न को। इस नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को करके जाइएगा, यहाँ से शायद प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको कवर करने की आवश्यकता है। तो इसके संदर्भ में क्या पूछा, कौन सा कथन सही है, सही कथन है। तो देखते हैं, वर्ष 2024 में भारत को 45.5 100 में से आपको अत्यंत खराब स्कोर के साथ 176वें स्थान पर रखा गया। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल यह कथन सही है। भारत इस बार 176वें स्थान पर इसको इंडेक्स में शामिल किया गया। वहीं लग्जमबर्ग, एस्तोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे आदि टॉप 10 देशों में शामिल है। तो क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल यह भी कथन हमारे सही है। तो आपको क्या है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका सही कथन हो जाएगा, अर्थात
17 का डी सही उत्तर होगा। अगर इसके संदर्भ को देखें तो सबसे पहले मैप में हम देखें तो देशों का नाम आपको टॉप 10 याद रखना है, नीचे से कौन देश है ये भी याद रखना है। अगर हम बात करें देखिए 176 भारत है, उसके बाद टोगो है, और इसके नीचे हम बात करें तो आपको ध्यान रखना सबसे आपको करीबाती तुर्की आपको देश है, जो आपको सबसे नीचे स्थान पर शामिल, जिसको इंडेक्स में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये गोल्डमैन जो सोनेफेल्ड स्कूल ऑफ जो सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और बायो DB.com के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई, जहां पर भारत को 176 स्थान दिया गया। वहीं 24 अक्टूबर 2024 को जारी 180 देशों की रैंकिंग में भारत को किरीबाती, तुर्की, इराक, माइक्रोनेशिया के साथ साथ 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में माना गया। तो ऐसा फैक्ट इंडेक्स के तौर पर दिया जा रहा है। वही टॉप 10 में हम बात करें लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, कोस्टारिका आपको आता है। तो ये सब सारे फैक्ट याद रख के जाने हैं, तो इसके संदर्भ में कुछ चीज़ों को कवर करना है। चलिए 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसके बारे में पूछा सही कथन कौन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विकसित देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत जो है के लगभग 3 गुना है। आपको 6.6 CO2 टन के आधार पर बातें हो रही है, जहाँ भारत अफ्रीकी संघ और सबसे कम विकसित देश सबसे नीचे है। तीसरा है कि वर्ष 2050 तक नेट शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 900 बिलियन से 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% आवश्यकता है। क्या ये कथन सही है? लेकिन इसके उत्तर देने से पहले इसके संदर्भ को देख लेते, उसके कुछ तथ्यात्मक तथ्यों को देख लेते। देखिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उसके तहत ही यह UNDP के द्वारा बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन का जो बैठक आयोजित किया, उससे पहले इस बैठक को COP29 से पहले इस रिपोर्ट को जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार यह क्या करता है, वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बताता है, बनाए रखने की बात करता है। तापमान और पूर्व औद्योगिक स्थिति को लाने के लिए जैसे 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, या अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है आपको 2023 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2023 में 57.1 गीगाटन CO2 समतुल्य गैसों तक पहुंच जाएगा। तो आपको यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई इस रिपोर्ट में। वहीं भारत के उत्सर्जन की बात करें तो 6.1% तक बढ़ा है, जबकि समग्र वैश्विक उत्सर्जन 2022 की तुलना में 2023 में 1.3% बढ़ा, अर्थात भारत में आपको उत्सर्जन वृद्धि हुई है। तो यह चिंता का विषय बताया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें 2050 तक शून्य नेट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो प्रति वर्ष 900 बिलियन से लेकर 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग वो 1% आवश्यकता होगी अगर हम 2050 तक के लक्ष्य निर्धारित किए। सभी देशों ने अपने अपने लक्ष्य 50 तक निर्धारित किए, भारत 2070 तक निर्धारित किया है। अगर हम 2050 तक के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो आपको कितना खर्चा करना होगा, 900 बिलियन से लेकर 2.1 ट्रिलियन, जो आपको बहुत बड़ी रकम है। हालांकि अगर हम होलिस्टिक GDP के बारे में बोले तो उसका मात्र 1% खर्च करना होगा। फिर भी इसके लिए लोगों के बीच, विकसित देशों के बीच, विकासशील देशों के बीच, अल्प विकसित देशों के बीच एक साझा रणनीति नहीं बन पाई। COP29 में कुछ अच्छे परिणाम कुछ देखने को मिले, फिर भी कुछ चिंता का विषय उसमें है, जो अंतिम परिणाम के रूप में इस खर्च के स्तर को बताया नहीं जा रहा। तो ये सब चिंता का विषय है, तो हम बाद में भी इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा UNDP के तहत क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक पर्यावरण की रक्षा और सतत आपको विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। इसकी स्थापना जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर सम्मेलन में किया गया। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और ध्यान रखिएगा जो UNFCCC है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक बहुपक्षीय संधि है। उसका उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ध्यान रखिएगा कौन कौन से ग्रीन हाउस है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कि वायुमंडलीय सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु प्रणाली पर मानव जनित हस्तक्षेप को रोकता है। यह संधि 1992 में अपनाई गई। ये सब सारे फैक्ट को कवर कीजिएगा, तो ताकि हम प्रश्न के और लौटते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारे, जहाँ पर ऑप्शन ए में है उत्सर्जन जो हमारा 3 गुना अधिक हो, यह कथन हमारा सही है। और भारत अफ्रीकी संघ और सबसे कम विकसित देशों से इससे नीचे है।
पर उसके बाद ऑप्शन तीसरे में वर्ष 2050 तक अगर नेट शून्य हमको लक्ष्य हासिल करना है तो हमें खर्च कितना करना होगा प्रति वर्ष 900 से लेकर 900 बिलियन से लेकर 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी, जो आपको कुल जो जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी, उसका 1%। यह भी कथन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखना 18 का क्या होगा, डी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न 19वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसके पहले आपको ये आंकड़े जरूर याद रखने हैं, जैसे में चीन, यूनाइटेड अमेरिका, भारत, क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात होती है, भारत होता है यूरोपियन यूनियन, रसिया फेडरेशन और ब्राजील की बात करती है। कितना अभी माइक्रोकन आपको MtCO2 उत्सर्जन कर रहे हैं टोटल GHG ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में 2023 के अंतिम आंकड़ों के आधार की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना करता है, उसके बाद अमेरिका करता है, तब भारत करता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर कुल का प्रतिशत दिया गया, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट को कवर करके जाना, यहाँ से कुछ डाटा है, टॉप 5 को कम से कम तो याद करके जाइएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? देखिए जी, विजेता के संदर्भ यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। जेनी जो एपर्नबेक है, कैरोस है, जॉर्जी जो गोस्पोदिवो और एंजेला रोडेल रोडेल। तो इसमें कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आपको इसके सही उत्तर के तौर पर आपको याद रखना है कि जेनी जो विजेता जेनी एपर्नबेक है, जो कैरोस के जो कृति इनका कैरोस है उसके लिए इनको एक पुरस्कार दिया जाता है। इसे फैक्ट कवर करना है। अगर हम बात करें अनुवादक कौन है, माइकल हॉफमैन है, तो आपको याद रखना विजेता कौन है, जेनी है। तो इसके अंत तथ्य में हम बात करें, जो जेनी एपर्नबेक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मेन बुकर पुरस्कार पाने वाले पहली जर्मन लेखिका भी है। तो ये फैक्ट याद रखना। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है उसमें 1971, 81, 97, 2006, 2008, 2012 में प्राप्त हुए। अगर वही 71 की बात करें तो VS नायपाल को इन जो अनफ्री स्टेट के लिए दिया गया। वही सलमान रश्दी को नाइट चिल्ड्रंस के लिए दिया गया। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया है। वही किरण देसाई को द एन जो हेरिस्टेंस लॉस के लिए दिया गया। अरविंद अडिग को द वाइट टाइगर के लिए, गीतांजलि श्री को टॉम वन सेंट के लिए दिया गया। ये सब सारे फैक्ट को कवर करके जाइएगा ताकि यहाँ से प्रश्न पूछे भारत के बारे में, वर्तमान के बारे में, चीज़ों को कवर कर किया जा सके। इसके संग आज के प्रश्न का 20वां जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 20 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसको कवर किया गया। और भी प्रश्न बन सकते थे, पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक, जो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट देखे जा सकते हैं या इनडायरेक्ट देखे जा सकते, उसको कवर किया गया। तो आज 20 ही प्रश्न होंगे। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं क्या है। भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण, तो पहला संस्करण है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? पटना है, रांची है, सिकंदराबाद है, चेन्नई है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा, सिकंदराबाद में। राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब याद रखिए कब किया गया, तो 28 सितंबर, याद रखना 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। आपको राष्ट्रपति लिलियम में सिकंदराबाद में स्थित है, वहाँ पर इसका किया गया। जो 8 दिवसीय, कितना है, 8 दिवसीय आपको आयोजन यह मनाया गया। तो यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। सही उत्तर 20 का क्या होगा, ऑप्शन सी से याद रखना है। चलिए इसके संदर्भ को कुछ देखें तो ध्यान रखिएगा क्या है, 8 दिवसीय महोत्सव का आयोजन राष्ट्रपति विलियम के द्वारा आपको जो है सिकंदराबाद में स्थित है, वहाँ पर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य महिलाओं के पूर्ण और समान और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मददों के साथ सरकारी नागरिक समाज को एक साथ लाना, अर्थात एक मंच मुहैया करा जहां पर हम इस तरीके के ऑर्गेनाइज करा सके समावेशन का, विचारों का। यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 28 सितंबर 2024 को आपको सिकंदराबाद में आपको पहले संस्करण का आयोजन किया गया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखना है, तो यहाँ पर कवर करना है। क्लियर है। अब देखिए कुछ फैक्ट याद रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्तमान सदस्य कितने हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, ये सब चीज़ों को, फैक्ट को याद करिए क्योंकि चर्चा का विषय है। चलिए अंत में हम लोग कल फिर मिलेंगे नवंबर के वीडियो एनालिसिस के साथ। आज हालांकि ध्यान रखिएगा आपको प्रोटेस्ट है तो आज हम भी वहाँ पर रहेंगे, तो जो भी स्टूडेंट हमारे है वहाँ अगर अवेलेबल होंगे तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। चलिए फिर हम चीज़ों को कवर करेंगे और भी जो अपडेट्स आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।